अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर टाइप ऑफ पैरेलल रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है ए, एक रिएक्टेंट होता है बी। और पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई भी रिएक्टेंट है वो दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेट्स कंसीडर हमारे पास जो है एक जो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है वो है सी, और जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है वो है डी। एट टाइम ज़ीरो पे जो ए की कंसनट्रेशन होती है वो स्मॉल ए होती है, और जो बी की कंसनट्रेशन है वो स्मॉल बी होती है। ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी हमने देखा था। जब टाइम टी ज़ीरो होगा तो सी जो है वो प्रोडक्ट अभी कुछ बना ही नहीं तो वो ज़ीरो, और इसी तरह टी की टाइम ज़ीरो पे जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो। आफ्टर टाइम टी पे ए की कुछ ना कुछ कंसनट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है तो ए माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह बी की कुछ ना कुछ कंसनट्रेशन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, बी माइनस एक्स आ जाएगा। सी जो है एट टाइम टी पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एक्स बन गया है। इसी तरह टाइम टी पे डी का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ एक्स बन गया है। अब हम अप्लाई करेंगे रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन हम किस लिहाज से अप्लाई करेंगे, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सी के लिहाज से अप्लाई करेंगे, फिर रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डी के लिहाज से अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट सी के लिए इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पे। इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट बी है, और इसको कंसंट्रेशन पे। अब हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जी का जो कांस्टेंट है ना वो K1 है, और जो डी का कांस्टेंट है वो K2 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर सी के लिए इज़ इक्वल टू, हमने किसके इक्वल किया, K1 के, तो यहाँ पे K1 आ जाएगा। ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस एक्स। बी की कंसंट्रेशन क्या है, बी माइनस एक्स, ये आ जाएगी। इसी तरह रेट फॉर डी के लिए इज़ इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K2। ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन क्या है, बी माइनस एक्स। तो अब हमारे पास टोटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सी एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डी के लिए। तो टोटल जो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास आएगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और हमारे पास किसके आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सी, प्रोडक्ट सी एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट डी के लिए। तो अब इनकी जो वैल्यूज़ ये वाली आई हैं ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर सी की जो वैल्यू आई है वो आई है K1 ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और आर डी की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है K2 ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। अब अगर इनमें देखें तो ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इधर इसमें भी है, और ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इसमें भी है। ये क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन हमारे पास आया ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, और हमारे पास जो अंदर वैल्यू रह गई है वो रह गई है K1 प्लस K2 इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स की वैल्यू हैं ये इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। ये डी टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ और बाकी फैक्टर्स को हम एक तरफ कर रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगी K1 प्लस K2 इंटू डी टी आ जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, अप्लाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरह होता है। तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज़ इक्वल टू K1 प्लस K2, और इंटीग्रेशन का साइन ये आ जाएगा इंटू डी टी। अब K1 प्लस K2 इंटीग्रेशन के बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंटीग्रेशन में नहीं आते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन में नहीं आती हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं
क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। बटे के नीचे क्या है वैल्यू है, दो वैल्यूज़ हैं, दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम अब है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यहाँ में हम यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है इनको पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो भी हम देखेंगे और कैसे डिवाइड करना है वो भी देखेंगे। अब इसी वैल्यू में से मैं dx को छोड़ के, क्योंकि dx तो एक कांस्टेंट वो इसके इंटीग्रेशन के साथ आता है, अब ये वाला सादा फैक्टर जो है वो बाकी फैक्टर जो है मैं वो ले रही हूँ, आ जाएगा a - x एंड b - x। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, a - x एंड b - x, ये दो फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट कंसीडर a एंड b, इनके नीचे हम एक a - x को लिख देंगे और इसको लिख देंगे b - x। ठीक है, हमने क्या किया है, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये नीचे कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, a और b मैंने उनको कंसीडर कर लिया, फिर a के नीचे मैंने पहला फैक्टर लिख दिया, b के नीचे दूसरा फैक्टर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, a - x एंड b - x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई a - x b - x से ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या होगी, a - x b - x, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास इस साइड पे जो 1 आ जाएगा, तो बाकी एक साइड को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। a - x है, ये तो कट जाएगा, तो बाकी जो फैक्टर है वो a के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह b - x है, b- तो कट जाएगा, बाकी a - x जो बाकी फैक्टर है वो इसके साथ आ जाएगा। अब हम इसको कह लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम a और b की वैल्यू को निकालेंगे, उसको इस m कह लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर m में हम पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर m में हम पुट करेंगे, यहाँ से a और b की जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर m में पुट करेंगे। अब वो a और b की कैसे वैल्यू को फाइंड करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब a और b के, a के नीचे क्या लिखा हुआ है, a - x, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। b के नीचे जो b - x लिखा है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये b की वैल्यू होगी। a और b की वैल्यू आ जाएगी तो उसको इस इक्वेशन नंबर m में पुट करेंगे तो फिर फर्दर सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, a - x इसको 0 के इक्वल रखा है, b - x इसको भी 0 के इक्वल रखा है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू a को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2, फिर बाद में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू b। तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a b - a प्लस b a माइनस a। अब अगर देखें तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, a b माइनस a भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस b a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a 1 इज़ इक्वल टू a b माइनस a आ जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू b माइनस a, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम b की वैल्यू को निकालेंगे। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x इज इक्वल टू b है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास देखें क्या इक्वेशन आती है, हमारे पास आ जाएगी 1 इज इक्वल टू a b माइनस b प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो ये हमारे पास a b माइनस b, ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, और b a माइनस b एज इट इज़ आ जाएगा, 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये फैक्टर 0 प्लस b a माइनस b। तो यहाँ से हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी b इज़ इक्वल टू 1 ओवर a माइनस b।
तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब इस a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर m में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर m में पुट करेंगे। इससे पहले हम a की वैल्यू के साथ देखेंगे। अब अगर देखें आप, जो a और b की वैल्यू है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या है, इसमें a नेगेटिव है, इसमें a पॉजिटिव है, इसमें b पॉजिटिव है, a नेगेटिव, b नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव को बाहर निकाल लेंगे ताकि दोनों इक्वेशन सेम हो जाए और बाद में हम उसको कॉमन ले लें। तो यहाँ पे नेगेटिव को बाहर निकाला तो ये क्या होगी, a माइनस b हमारे पास आ जाएगी। तो अब जो हम यूज़ करेंगे a की वैल्यू, वो हम ये वाली यूज़ करेंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर m में पुट करने लगे। ये मैंने a और b की वैल्यू को पुट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गई है। अब ये वैल्यू बटे में है तो ये इसके साथ नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी इसमें है तो ये भी नीचे जाके मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास इक्वेशन में आ जाएगी a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज़ इक्वल टू -1 इंटू a माइनस एक्स एंड a माइनस बी, प्लस ये भी नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस एक्स एंड a माइनस बी। ये जो हमने इक्वेशन, ये a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो इस वजह से हमने इक्वेशन a से जो है वो माइनस निकाला था ताकि बाद में हम, तो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू ए माइनस एक्स और प्लस आ गया 1 इंटू बी माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास इज इक्वल में एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरह है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a1 इंटू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और साथ आ जाएगा d बाई एक्स डेरीवेटिव। a माइनस बी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं है। और इस पूरी इक्वेशन पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 a माइनस एक्स प्लस 1 इंटू बी माइनस एक्स और यहाँ पे साथ डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू थी ना वो पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी वो मैं पहले, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ फैक्टर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, k1 प्लस k2 इंटू डी टी के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे k1 प्लस k2 इंटीग्रेशन डी टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ये वाला साइन जो है इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी है, क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस है, और अगर माइनस होता तब भी ऐसे होना था। और ये डेरिवेटिव भी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो हम अलग-अलग करके लिख देते हैं। तो ये हमने बड़ी ब्रैकेट लगा ली और साथ इंटीग्रेशन -1 a माइनस एक्स और साथ इसका डेरिवेटिव प्लस फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर b माइनस एक्स और साथ इसका डेरिवेटिव आ गया और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इंटीग्रेशन को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास k1 प्लस k2 एज इट इज़ आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा और साथ हमारे पास कांस्टेंट c आ जाएगा। 1 ओवर a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू इन्वर्ट में होती है और ऊपर 1 होता है और उसका डेरिवेटिव साथ हो तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नेचुरल लॉग और सेम वैल्यू एज इट इज़ आ जाती होती है। पे देखें ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है क्योंकि साथ -1 है, यहाँ पे x क्या नेगेटिव है, -1 भी है, इसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग और सेम जो डिवीजन में वैल्यू होती है वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। अब इसको देखें, इसमें यहाँ पे +1 है लेकिन x क्या नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी इसका डेरिवेटिव बनेगा ना। अब -1 हमने माइनस से अगर मल्टीप्लाई खुद से करवाया तो एक और माइनस होना चाहिए, क्योंकि जब -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो किसके होता है, +1 से, +1 के इक्वल होता है। इसलिए हम बाहर भी एक -1 लिख देते हैं और एक माइनस इसके साथ लगा देते हैं। तो अब ये इसका डेरिवेटिव बना प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये डेरिवेटिव बनेगा तो नेचुरल लॉग b माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई k1 प्लस k2 t प्लस c इज़ इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी। अब जब भी नेचुरल लॉग में दो वैल्यूज़ होती हैं या लॉग में दो वैल्यूज़ होती हैं, उनके दरमियान माइनस हो तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं नेचुरल लॉग
पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। c की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट्स। कौन सी लिमिट्स, जब टाइम क्या था, 0 था और प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी, 0 थी। तो ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे इस अबव इक्वेशन पे, तो हमारे पास जो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ पे तो अप्लाई करते हैं k1 प्लस k2, t क्या 0 आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है 1/a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, नेचुरल लॉग भी एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0, और b की जगह भी क्या b एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0। तो ये हमारे पास 0 जिससे मल्टीप्लाई वो पूरा फैक्टर 0, तो ये 0 हो जाएगा, c एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1/a माइनस बी, नेचुरल लॉग, यहाँ से हमारे पास खाली आ जाएगा a इंटू बी। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इस c की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे c की वैल्यू को मैंने पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये c की वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो k1 प्लस k2 इंटू टी इज़ इक्वल टू, उस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू a माइनस बी, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस बी, नेचुरल लॉग ए बी। अब अगर इसमें देखें तो a माइनस बी, 1/a माइनस बी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉमन a माइनस बी, अंदर क्या हमारे पास रह जाएगा, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग a/b हमारे पास आ जाएगा, और इस साइड पे ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने कहा था कि नेचुरल लॉग में अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान नेगेटिव हो और वो नेचुरल लॉग हो या लॉग वाली हो तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर आती है, नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आती है, तो उसको वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो नेचुरल लॉग पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, फिर नेगेटिव वाली नीचे आएगी a इंटू बी। अब क्या होगा, ये b जो सबसे नीचे है ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये a जो यहाँ पे है ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी। हमारे पास आएगी k1 प्लस k2 इंटू टी इज़ इक्वल टू 1/a माइनस बी, नेचुरल लॉग आ जाएगा, b उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू a माइनस एक्स आ जाएगा, इंटू a b माइनस एक्स आ जाएगा। अब a माइनस बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो k1 प्लस k2 इंटू टी, और a माइनस बी भी यहाँ पे आ जाएगा, a माइनस बी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर टाइप ऑफ पैरेलल रिएक्शन की आ गई है। इस इक्वेशन से हमें क्या, हम ग्राफ को प्लॉट कर लग सकते हैं, जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, वो ग्राफ भी हम प्लॉट करेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमारे पास इस इक्वेशन से। वो कैसे आता है, ये हमारे पास हो गया y, और ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास mx। यहाँ पे ये और ये वैल्यू m है और ये x हमारे पास क्या है, t है। मतलब x एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा, और y एक्सिस पे ये सारी वैल्यू होगी, और जो हमारे पास स्लोप आएगी वो ये होगी, और इंटरसेप्ट नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास ऑन दी एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे नेचुरल लॉग बी a माइनस एक्स इंटू ए बी माइनस एक्स आ जाएगा। इसका जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और ये हमारे पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी, k1 प्लस k2 स्लोप होगी इज़ इक्वल टू स्लोप। यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।